अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा ग्रुप 7 है और ग्रुप 7 के हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, और फिर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड। और एंड पे हम देखेंगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ओ लेवल्स एंड आपका जो आईजीसीएसई का पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके। अच्छा, जो हमारे पास ग्रुप 7 होता है इससे हम ग्रुप 7 का जो फेमस नाम है दैट इज़ हेलोजेंस। ओके। अब इनको हेलोजेंस कहते क्यों हैं? हेलोजेंस, हेलोजेंस। ओके। अब देखिए, देर आर टू वर्ड्स लाइक यू कैन से इट इज़ अ कंपाउंड वर्ड। ओके। अब हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, हेलो मीन सॉल्ट, एंड जेनेसिस मीन प्रोड्यूसर लाइक सिंथेसाइजर और प्रोड्यूसर। तो इसका ये मतलब हुआ दीज आर द हेलोजेंस वो होते हैं जो सॉल्ट बनाती हैं या जो सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैसे वर्ड यूज़ कर देता हूँ प्रोड्यूसर, या मैं कर देता हूँ सिंथेसिस। ओके। सिंथेसाइजर होना चाहिए, नॉट सिंथेसिस। और इफ़ अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें उर्दू में तो हम इनको कहते हैं नमक बनाने वाले, मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि नमक बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम कहते हैं हमें सैलरी मिलती है, हमें जो वर्ड सैलरी था ना वो सॉल्ट से आया था। मतलब अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें ना तो पहले स्पेन में, क्योंकि जब आपको पता करेंसी का सिस्टम नहीं होता था, तो स्पेन में जब किसी को जब सैलरी दिया करते थे ना तो वो एक्चुअल में उसके मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जो उसकी नेचर ऑफ वर्क होता था ना उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्ट दिया जाता था। तो सॉल्ट से ही फिर वर्ड बाद में डेवलप होता है सैलरी का। ओके। अब यहाँ पे देखो, हम इनको हेलोजेंस को हम क्यों कहते हैं नमक बनाने वाले? देखिए, जब कोई भी हेलोजेन, जैसे हेलोजेंस हैं कौन कौन सा हमारे पास, फॉर एग्जांपल सी वी हैव दिस फ्लोरीन, फर्स्ट मेंबर है हमारा, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। ओके। तो ये जो आपके पास पूरा ग्रुप होता है जिसको हम ग्रुप 7 भी कहते हैं या ग्रुप 17 भी, अगर हम लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखें तो ये हेलोजेंस होते हैं। अगर आप इसके किसी भी मेंबर को मेटल के साथ अगर आप रिएक्ट करवा दो तो सॉल्ट बन जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपके पास है सोडियम, आपके पास है सोडियम फ्लोराइड, वी हैव दिस सोडियम फ्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। हम कह देते हैं सोडियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है। ठीक है। सोडियम ब्रोमाइड हम इसको कह देंगे। ठीक है। या आप ऐसा कर लें, पोटासियम भी एक मेटल है, देखो पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम फ्लोराइड या पोटासियम ब्रोमाइड, आप बेशक इसको कह दें। ठीक है। तो आप जब इस हेलोजन को किसी भी जब मेटल के साथ आप अटैच करते हो तो आपके पास सॉल्ट बन जाता है। इसलिए हम ग्रुप 7 को क्या बोलते हैं? नमक बनाने वाले, मतलब इनका नाम हेलोजेंस होता है। ओके। अब अगर हम इस ग्रुप की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को देख लें, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि इनकी जो फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट थिंग जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत वो आते हैं इनके कलर्स। ठीक है। अब आप देखें जो हमारे पास फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन ये मतलब लाइट, आप कह रहे हैं लाइट येलो ग्रीनिश या येलो ग्रीन गैस होती है। ठीक है ना, लाइट येलो, येलोइश गैस आप इसको कह लें। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास कि ये गैस होती है, इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होती है? इट इज़ अ गैस। ठीक है। फिर जो आपके पास क्लोरीन होती है ये ग्रीनिश येलो गैस होती ये भी गैस ही है। इसको हम क्या बोलते हैं? या पेल ग्रीन भी कुछ वर्ड्स में लिखा होता है, या इसको हम ग्रीन येलो भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये इसका कलर है, और एक्चुअल में फिजिकली अगर हम इसको देखें तो ये भी नेचर में क्या होती है? गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन है हमारे पास। देखें, ब्रोमीन की तो अच्छी बात ये है कि आपके पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि 2 ही लिक्विड्स होते हैं। एक ब्रोमीन आपके पीरियोडिक टेबल में लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सेकंड मैंने आपको बताया था जो मरकरी मेटल होती है ये नेचर के अंदर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अब जो ब्रोमीन है इसका जो मैंने कलर देखो जानबूझ के मैं इसको रेड, इसका मतलब है जो ब्रोमीन इसका कलर क्या होता है? रेडिश ऑरेंज या रेडिश ब्राउन। ठीक है। रेडिश ऑरेंज भी लिखा हुआ है और ब्राउन भी, लेकिन आपने किसको फॉलो करना है? आप अगर ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेपर की मार्क, आपने बुक को फॉलो नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है। बुक जो होती है वो डिफरेंट कंपनी डिफरेंट पब्लिशर्स उसको लिखते हैं। ठीक है। आपने अपना जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो अपने ओ लेवल्स की मार्किंग स्कीम को फॉलो करो। अगर आप आई के हैं तो फिर आप वहाँ पे देखो कि उसने ऑरेंज लिखा हुआ है या रेडिश ब्राउन लिखा हुआ है, तो आपने वही कलर आपने याद रखना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसको रेडिश ऑरेंज कलर लिख रहा हूँ। राइट। और जो ब्रोमीन है ये नेचर में किस फॉर्म में होता है? मैंने आपको बताया था ये लिक्विड होता है। ठीक है।
इट इज़ अ लिक्विड इन नेचर। अच्छा अब देखो, पहले दोनों गैसेस थे, अब लिक्विड हो गया, तो उसका मतलब है टॉप टू बॉटम जो उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्या होता है हमारे पास आयोडीन, और एंड पे हमारे पास है एस्टाटीन। अब जो आयोडीन होता है ये पर्पलिश ब्लैक होता है, ओके, मैं इसको लिख रहा हूँ, इट इज़ पर्पल ब्लैक। एंड जो एस्टाटीन होता है एंड वाला, ये नॉन मेटल है, ठीक है, होता ये न्यूक्लियर टाइप है, तो इसका जो कलर है दैट इज़ अ ब्लैक। और एंड वाले बोथ क्या होते हैं, सॉलिड। आयोडीन भी नेचर में क्या होता है, सॉलिड है, और एस्टाटीन भी नेचर में क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। अब जो ग्रुप 7 के जो मेंबर्स होते हैं ये एक्चुअली होते हैं नेचर के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर डायटोमिक, दे एग्जिस्ट इन नेचर एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है कि दे एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखो नेचर में जो फ्लोरीन होता है ये F2, अब देखो इसका मतलब है ये 2 एटम्स हैं, ये फ्लोरीन है, इसका सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन, ओके। अब क्लोरीन क्या होगा, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये बनेगा क्लोरीन विद सिंगल को, बिकॉज बोथ आर नॉन मेटल। आपको पता है नॉन मेटल में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा दैट इज क्लोरीन टू क्लोरीन। फिर ऐसे ही आपने ब्रोमीन को देखना, Br2, ठीक है, तो ये Br2 क्या बनेगा, ब्रोमीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद ब्रोमीन, ओके। और फिर आयोडीन, सेम फॉर आयोडीन I2 एंड सेम फॉर एस्टाटीन At2 होगा, ओके। एंड वी विल गेट दिस आयोडीन सिंगल बॉन्ड विद आयोडीन एंड एस्टाटीन इज मेकिंग सिंगल बॉन्ड विद एस्टाटीन, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट थिंग, डाउन द ग्रुप वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द ट्रेंड इन ऑफ कलर्स ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स, तो आप फिर उसमें ये बताएंगे कि डाउन द ग्रुप जो इनके कलर्स हैं वो डार्कर हो रहे हैं। देखो कैसे, अब ये येलोविश टाइप गैस है, उसके बाद ये ग्रीनिश येलो है, फिर ये रेडिश, तो ये दे आर बिकमिंग डार्कर। तो लेफ़्ट टू राइट, सॉरी टॉप टू बॉटम जिनके कलर्स का जो ट्रेंड है वो आप क्या लिखेंगे, डार्कर, ओके। ये इनका कलर डार्क होता जा रहा है, ठीक है। और जो इनकी डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि पहले वाले गैसेज हैं, फिर लिक्विड आ गया और उसके बाद फिर क्या आ गया, सॉलिड आ गया, तो उसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कि ये सारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ओके। अब क्योंकि हम स्टडी करें ग्रुप 7 को, तो ग्रुप 7 का ये मतलब होगा कि इनका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो अब कैसे भला, आपके पास कैसे, फर्स्ट मेंबर क्या था, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर वो होता है 9, ठीक है, मतलब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7, ठीक है। फ्लोरीन के बाद हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसके क्या होगा, देखो 17 है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8 आ जाएंगे, 8 + 2 10 हो जाएंगे, और थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनके अगर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो अब इसने अपने करना है ऑक्टेट को कंप्लीट। ऑक्टेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब किसी एटम के वैलेंस शेल में, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे इट विल बिकम स्टेबल, ठीक है। तो अब ये 7 ऑलरेडी इनके पास है वैलेंस शेल में, तो इसका मतलब है इनको अब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब दे विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। आई एम रियली सॉरी अगर आपको स्पैरोस के बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, रियली सॉरी। मैं उनको भगा भी नहीं सकता ना, मुझे अच्छा भी लगता कि मैं अपने इस पर्पज़ के लिए मैं उन स्पैरोस को या उनका जो नेस्ट है उसको मैं डिस्ट्रॉय करूँ, ठीक है। तो बेटा अब इसका मतलब है दे विल गेन 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो कोई भी मेंबर अगर जो हेलोजेंस का है, जैसे आपके पास मैंने क्या बताया फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे कैन गेन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, नाउ यू पीपल कैन सी देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, दे विल बिकम स्टेबल, ओके। सो इसलिए जो ग्रुप 7 का जो ओवरऑल जो चार्ज होता है हमारे पास ग्रुप 7 का, इट इज़ 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ग्रुप 7 का चार्ज क्या होगा, 1 नेगेटिव। रीज़न आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड नाउ दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी। इज इट क्लियर नाउ, वेरी गुड। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट हमने डन कर ली हैं, अब हम इनके थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, ओके।
देखो, एक तो मैंने आपको बताया था कि जब ये किसी मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो ये एक सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इनके जो फेमस जो इनमें केमिकल रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वैसे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप स्टडी करते हैं एसिड बेस या एसिड विद मेटल, उनमें भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी करते हैं। आप ये देखते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को केमिकल रिएक्शन में क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। लेकिन यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे अ रिएक्टिव, हम इसको यूँ लिखेंगे अ रिएक्टिव हैलोजन, क्योंकि हम इसमें मेटल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि जस्ट ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अ रिएक्टिव हैलोजन, अ रिएक्टिव हैलोजन वो क्या करेगा, वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, डिस्प्लेस। रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हैलोजन, लेस रिएक्टिव, less reactive halogen in a chemical reaction, in a chemical reaction, ओके। तो ये बेटे हम इसमें स्टडी करेंगे, ओके। अब कैसे देखें, फॉर एग्जांपल अब रिएक्टिविटी की भी बात होगी ना कि आपको कैसे आइडिया होगा कि विच वन इज़ ज़्यादा रिएक्टिव, विच वन इज़ थोड़ा रिएक्टिव, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब जैसे हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी मैं प्रीवियस को देखूं क्योंकि इस एरिया में तो मैं आ रहा हूँ ना, बैठा हुआ हूँ, तो ठीक है, इसको राइट साइड पे मैं लिख रहा हूँ, ओके। अब देखो फ्लोरीन है, उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, फिर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है, उसके बाद आयोडीन, एंड पे हमारे पास है एस्टाटीन, ओके। अब जो नॉन मेटल के अंदर, नॉन मेटल में मैंने आपको बताऊँगा कि नॉन मेटल में जो ऊपर वाला होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मेटल के अंदर जो ऊपर वाला होगा वो कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नॉन मेटल्स हैं सारे, इनमें से कोई एक भी मेटल नहीं है ना, तो हम ये लिखेंगे रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगी, इसमें डिक्रीज होगी, ठीक है ना, डिक्रीज। तो जैसे जैसे इसकी रीज़न मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये स्टार वाले बच्चे हैं, देखो यह जो फ्लोरीन है ना, आपको पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं। तो आपको पता है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रेडिली मतलब जल्दी से, ये प्रेफर करते हैं नॉन मेटल जो भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना, वो उनको प्रेफरेंस होती है, ठीक है ना, रेडिली। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज क्योंकि शेल कम होते हैं। फिर डाउन द ग्रुप आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, क्लोरीन, देन वी विल हैव दिस ब्रोमीन, देन वी विल हैव दिस आयोडीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका क्या है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, सपोज करो ये इसका न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इन्होंने करना है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्योंकि साइज स्मॉल है इसका, तो ये इमीडिएटली इसको अपनी तरफ क्या करेगा, फ़ौरन इसको कैप्चर कर लेगा। इसीलिए मेरी बात याद रखिएगा, आपके पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाईएस्ट नॉन मेटल एलिमेंट है वो फ्लोरीन होगा, क्योंकि एक तो फ्लोरीन बिल्कुल टॉप पे है, टॉप पे है, स्मॉलर इन साइज होगा। फिर आप इसको देखें, एक्सट्रीम ये राइट साइड पे होता है, क्योंकि इसके बाद तो नोबल गैसेज आ जाती है ना, वो तो रिएक्ट ही नहीं करती, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना वो लूज़ करती है ना। तो अब आपके पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट नॉन मेटल है वो फ्लोरीन होता है, और जो फ्लोरीन की जो एबिलिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की, अपनी तरफ खींचने की, या इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म हम यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वो फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है, ठीक है। मतलब इट इमीडिएटली
it vigorously, it captures the electron, and that is why their reactions are exothermic, highly exothermic. और इसलिए आपने ओ लेवल्स में या ए लेवल में इसके आप केमिकल रिएक्शन स्टडी नहीं करते, बिकॉज वो लैब में कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ओके, अब देखो जैसे इसका साइज इंक्रीज होगा तो अब इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना थोड़ा सा क्या मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा ना। तो जो न्यूक्लियर का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या जो न्यूक्लियस का जो पुल होता है वो वीक हो जाता है। इसमें देखो अब नेक्स्ट में ये पुल जो है और ज़्यादा वीक हो जाएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा वीक हो जाएगा बिकॉज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इट्स डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप वीक होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए तो डाउन द ग्रुप इनकी जो रिएक्टिविटी होती है या इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करने की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इनकी स्किल है या इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कम होती जाती है। ओके, तो ये आपके पास इसका कंसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ अब ऊपर वाला एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा और नीचे वाला जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव होगा। अब देखो इसका रिएक्शन देखो ज़रा, फॉर एग्जांपल पेपर में कैसे आएगा। देखो कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है ये क्लोरीन Cl2, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ KBr के साथ। अब आप यहाँ पे देखें ज़रा कि हमारा ये जो क्लोरीन है ये ऊपर है, ठीक है, और ब्रोमीन उसके नीचे है। मतलब क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है और ब्रोमीन जो है वो कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है और ब्रोमीन कम, तो क्लोरीन के उसको हटा देगा। तो अब ये क्या प्रोडक्ट हमारी क्या बनेगी, ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। मतलब ब्रोमीन को उसने हटा दिया क्लोरीन ने, तो वहाँ पे ये खुद आ गया प्लस, अब ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया ये अकेले एलिमेंट्स जब हम इनको लिखते हैं तो डायटोमिक होते हैं, तो यहाँ पे Br2 आएगा, ठीक है। तो इधर भी फिर मुझे 2 लगाना पड़ेगा और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टार्ट में 2 आएगा वो K से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, वो ब्रोमीन से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और ये जो 2 है K से भी मल्टीप्लाई कर रहा है। हमारी इक्वेशन भी इसमें क्या होगी, ये बैलेंस होगी, ठीक है। इसका मतलब है क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। हाँ, अब अगर पेपर में वो आपको ये रिएक्शन देता है कि सपोज करते हैं मैं यहाँ से एलिमेंट लेता हूँ कि आयोडीन, वो ये कहता है कि आपके पास आयोडीन है और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, KBr के साथ, ब्रोमाइड के साथ। तो आप इसमें लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे आप इसमें, नो रिएक्शन, ठीक है। तो अब वो आपसे इसकी रीज़न भी पूछेगा कि वाई आयोडीन कैन नॉट रिएक्ट विद पोटेशियम ब्रोमाइड। आप रीज़न ये लिखेंगे आयोडीन इज़ लेस रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो उसके आप रीज़न क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आयोडीन इज़ लेस रिएक्टिव, आयोडीन इज़ लेस रिएक्टिव देन ब्रोमीन। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है। आपको वैसे पता चला, देखो क्योंकि जो आयोडीन है वो नीचे है और ब्रोमीन ऊपर है। जो नीचे वाला वो लेस रिएक्टिव है, जो ऊपर वाला वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट 2 मिनट्स है हमारे पास। इसमें हमने क्या स्टडी करना है, उनकी यूजेस, ठीक है, कि हम इनको लाइफ में यूज़ कहाँ पे करते हैं। यूजेस आपके सिलेबस के अंदर जो यूज़ है वो है इसका क्लोरीन का यूज़ लिखा हुआ है, क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ होती है, फॉर किलिंग, जम्स किलिंग, ठीक है, जम्स किलिंग। तो ये जम्स किलिंग कहाँ पे अब इसकी यूज़ होती है, स्विमिंग पूल्स के अंदर, ठीक है। ये यूज़ होता है कहाँ पर, स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल्स। अब जब क्लोरीन गैस को ना, जब हम इस क्लोरीन गैस को एक्चुअल में उस वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो उसमें स्लाइटली साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा होता है, इसमें HCl प्रोड्यूस होता है जो कि एक एसिड होता है। क्योंकि वाटर तो बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा होता तो ये डाइल्यूट है, लेकिन जो HCl जो बनता है ना वाटर से रिएक्ट करके, वो जम्स को फिर क्या कर रहा होता है, किल कर रहा होता है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन का तो आपको पता है कि जो आयोडीन होता है ये, इसका यूज़ क्या है आपके पास, ये आयोडीन बेटा ये यूज़ होता है आयोडाइड सॉल्ट में, आयोडाइड सॉल्ट्स। तो बेटा जो हम अक्सर आयोडीन वाला जो हम नमक लेते हैं उसमें ये आई थिंक 0.2% होता है, और 0.4% जब आयोडीन को आप NaCl के साथ कंबाइन करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड सॉल्ट। इसको फिर हमारे यहाँ पे देखो एक ये ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता है थायरॉक्सिन रिलीज़ करता है आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर मेल न्यूट्रिशन या प्रॉपर आप ऐसी फूड नहीं खा रहे हैं
कि एक बैलेंस डाइट नहीं है कि जिसमें आपकी बॉडी को आयोडीन प्रॉपर नहीं मिल रहा। मतलब जब ये मिनरल आपकी बॉडी में कम हो जाएगा ना आयोडीन, तो आपका जो जो थायराइड ग्लैंड है ना, इट्स इंक्रीज इन साइज़, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज इन साइज़ हो जाता है तो इसमें जो डिज़ीज़ होती है उस डिज़ीज़ का नाम होता है गॉइटर। इसकी डेफिशिएंसी से जो हमारे थायराइड ग्लैंड जो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है ना, इस डिज़ीज़ का नाम होता है गॉइटर, GOITER, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट ग्रुप 7 एलिमेंट्स। आई थिंक आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो बाद में हम इनके जब टॉपिकल पास पेपर्स करेंगे या जब मैं लाइव होऊंगा तो एट दैट टाइम यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।